फुटबॉल हिस्ट्री में दो तरह के लेजेंड्स होते हैं, एक जिनके नाम से स्टेडियम गूंज उठता है और दूसरा जिनके बिना स्टेडियम में जीत की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। टोनी क्रूज दूसरी कैटेगरी का लेजेंड था। उसने 6 चैंपियन लीग जीती, वर्ल्ड कप जीता, रियल मैड्रिड का इंजन बना, लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक जिंदा है, अगर टोनी क्रूज इतना महान था तो दुनिया ने उसकी ग्रेटनेस इतनी देर से क्यों समझी। 2006 में सिर्फ 16 साल की एज में टोनी क्रूज ने बायर्न म्यूनिख अकेडमी ज्वाइन की। उस टाइम बायर्न के पास ऑलरेडी बहुत बड़े लेजेंड थे, ओलिवर कां, फिलिप लाम, बेस्टियन श्वाइनस्टाइगर, मिरोस्लाव क्लोज, लुका टोनी, और इन सब के बीच एक 16 साल के लड़के के लिए फर्स्ट टीम में जगह बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन क्रूज एकेडमी में इतने डोमिनेंट थे कि कोच उन्हें रिजर्व टीम में ज्यादा देर नहीं रख पाते थे। इसी वजह से 30 सितंबर 2007 में बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख वर्सेस एनर्जी कॉटबस, सिर्फ 17 साल की एज में ऑटमर हिस्फेल्ड ने उन्हें डेब्यू का मौका दिया। मैच के लास्ट 18 मिनट में क्रूज सब्स्टिट्यूट बनकर आए और फिर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। एंट्री के कुछ ही मिनट बाद मिरोस्लाव क्लोज को परफेक्ट थ्रो बॉल मिलती है क्रूज से। कुछ मिनट बाद एक और असिस्ट, क्लोज के लिए 17 साल के प्लेयर और डेब्यू पर 2 असिस्ट। ये परफॉर्मेंस देखकर जर्मन मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट बिग सुपरस्टार देखना शुरू कर दिया था। श्वाइनस्टाइगर, वैन बोमोल, जे रोबर्टो जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने रेगुलर मिनट्स मिलना बहुत मुश्किल था। क्रूज बेंच पर ज्यादा टाइम बिता रहे थे। बायर्न समझ गया था कि अगर ये लड़का डेवलप करना है तो इसे रेगुलर फुटबॉल चाहिए होगा, इसीलिए जनवरी 2009 में उन्हें बेयर लेवरकुसन लोन पर भेज दिया गया। ये डिसीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। कोच हुयूप हिनकस ने उन्हें फुल फ्रीडम दी। पहली बार क्रूज हर वीक 90 मिनट्स खेलने लगे। उन्होंने गोल स्कोर किए, असिस्ट दिए, मिडफील्ड कंट्रोल की, सेट पीस में क्वालिटी दिखाई। लेवरकुसेन बुंदेसलीगा के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक बन गया और क्रूज लीग के बेस्ट यंग मिडफील्डर में से काउंट होने लगे थे। इसी पीरियड में उन्होंने जर्मनी नेशनल टीम का भी अटेंशन खींच लिया। लोन के बाद क्रूज बिल्कुल अलग प्लेयर बनकर वापस आए। अब वो सिर्फ टैलेंटेड यंगस्टर नहीं थे, अब वो रेडीमेड स्टार्टर थे। कोच लुई वान हाल ने उन्हें अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में यूज करना शुरू किया। श्वाइनस्टाइगर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। एक प्लेयर गेम का टेम्पो कंट्रोल करता था और दूसरा मिडफील्ड को बैलेंस देता था। 2011-12 सीजन में क्रूज अपनी बेस्ट फॉर्म में थे, लेकिन फरवरी 2012 में सीरियस इंजरी हो गई। इसी वजह से वो सीजन के लास्ट मंथ मिस कर गए और सबसे पेनफुल बात ये थी कि चैंपियन लीग फाइनल मिस कर देना, वो भी 2012 वाला, जो कि बायर्न के होम स्टेडियम अलियनाज अरेना में चेल्सी के अगेंस्ट हुआ था। क्रूज इंजर्ड होने की वजह से फाइनल नहीं खेल पाया। चेल्सी पेनल्टी में जीत गया। ये उनके करियर की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट में से एक थी। कोच हुयूप हिनकसन के अंडर बायर्न अनस्टॉपेबल बन गया था। टीम में नॉयर, लाम, श्वाइनस्टाइगर, रॉबेन, मुलर और मिडफील्ड के हार्टबीट टोनी क्रूज भी थे। उस सीजन बायर्न ने हिस्ट्री बना दी। बुंदेसलीगा, डीएफबी पोकल, यूएफए चैंपियन लीग फाइनल में डॉर्टमंड के अगेंस्ट बायर्न 2-1 से जीता। आर्जेन रॉबन ने विनिंग गोल स्कोर किया। क्रूज इंजरी की वजह से फाइनल नहीं खेल पाया, लेकिन पूरे कैंपेन में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस ट्रेबल ने बायर्न की यूरोप की बेस्ट टीम बना दी। 2013 में पेप गार्डियोला बायर्न आए। पेप ने पहले ट्रेनिंग सेशन में समझ लिया था कि क्रूज कितने इंटेलिजेंट प्लेयर है। पेप उन्हें मिडफील्ड का ब्रेन मानते थे। क्रूज शॉर्ट पासिंग, लॉन्ग पासिंग, गेम कंट्रोल, प्रेस रेजिस्टेंट, हर चीज में लाइट लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। इसी सीजन उनकी पासिंग एक्यूरेसी यूरोप की बेस्ट प्लेयर में काउंट होने लगी। पेप बार बार यही चाहते थे कि बायर्न क्रूज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे। इन्हीं सब कारण की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। क्रूज को लगता था कि उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही। क्लब और प्लेयर के बीच कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। पेप गार्डियोला पब्लिकली चाहते थे कि क्रूज रुक जाए, लेकिन बायर्न मैनेजमेंट और क्रूज के रिप्रेजेंटेटिव डील फाइनलाइज नहीं कर सके और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2014 वर्ल्ड कप के बाद बायर्न ने उन्हें रियल मैड्रिड को ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर फीस भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग 25 मिलियन यूरो। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे अंडर वैल्यू ट्रांसफर में से एक माना जाता है। अगर अपन बायर्न म्यूनिख की स्टैट्स की बात करें तो सीजन 2007 से 2014 में 205 मैचेस खेले गए। क्रूज मिडफील्डर होके भी 25 गोल्स और 49 असिस्ट मारे। 3 बुंदेसलीगा टाइटल, 3 डीएफबी पोकल, 1 चैंपियन लीग और 1 फीफा वर्ल्ड कप। बायर्न ने टोनी क्रूज को सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बनाया, उन्होंने उसे गेम को कंट्रोल करना सिखा दिया, प्रेशर में डिसीजन कैसे लेते हैं ये सिखाया, विनिंग मेंटेलिटी डेवलप की और वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड कंडक्टर बनना शुरू किया। बहुत से फुटबॉल फैन टोनी क्रूज को स्नाइपर बोलते हैं। ये उनका ऑफिशियल निकनेम नहीं है, लेकिन फैंस और फुटबॉल कम्युनिटीज में काफी पॉपुलर है और इसका रीजन ये है कि जैसे स्नाइपर अपना टारगेट रियरली मिस करता है, वैसे ही क्रूज के पासेस भी ऑलमोस्ट कभी टारगेट से नहीं हटते थे। 40 से 60 मीटर की डायगोनल बॉल
डिफेंस के बीच से थ्रो बॉल, स्विच ऑफ प्ले, कॉर्नर और फ्री की डिलीवरी, हर पास इतना एक्यूरेट होता था कि लगता था बॉल जीपीएस से कंट्रोल हो रही है। क्रूज के लॉन्ग शॉट भी बहुत प्रिसाइज थे, वो बहुत ज्यादा गोल नहीं मारते थे, लेकिन जब शूट करते थे तो प्लेसमेंट पर फोकस होता था, पावर पर नहीं। इसी वजह से फैन कहते थे क्रूज डजंट शूट ऑफन, बट व्हेन ही डज ही एम्स लाइक अ स्नाइपर। स्नाइपर बिना जल्दी किए सही मोमेंट का वेट करता है। क्रूज भी एग्जैक्टली वही करते थे, कब गेम स्लो करना है, कब एक ही पास से अटैक शुरू करना है, कब टेम्पो बढ़ाना है। वो अननेसेसरी ड्रिबलिंग या फ्लैशी स्किल नहीं दिखाते थे, हर एक्शन का पर्पस होता था। अपने प्राइम ईयर्स में क्रूज की पासिंग एक्यूरेसी रेगुलरली 92 से 95% के आसपास रहती थी और कई मैचेस में 97 से 99% तक भी। टोनी क्रूज और उनका एक साथ का प्लेयर का ऐसा रिलेशनशिप था कि लोगों ने उसको सालों साल याद रखा। मैं बात कर रहा हूँ थॉमस मुलर और टोनी क्रूज की। अकेडमी से ही एक दूसरे को जानते थे, दोनों लगभग एक ही जनरेशन के बायर्न ग्रेजुएट्स थे। जर्मनी यूथ टीम और सीनियर टीम में भी साथ खेले। ट्रेनिंग में दोनों ही केमिस्ट्री और मजाक मस्ती काफी फेमस थी। मुलर ने कई इंटरव्यूज में क्रूज की फुटबॉल इंटेलिजेंस की तारीफ की है। ये दोस्ती बायर्न के बाद जर्मनी नेशनल टीम में भी बनी रही। और जब टोनी क्रूज 2014 में रियल मैड्रिड चले गए, तब थॉमस मुलर ने मजाक में कहा था कि बायर्न ने अपने बेस्ट पासर्स में से एक को खो दिया। बाद में भी मुलर और क्रूज जर्मनी कैंप में एक दूसरे के साथ काफी रिलैक्स्ड और फ्रेंडली दिखते थे। 2014 ये सिर्फ टोनी क्रूज के करियर का नहीं, बल्कि रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का भी सबसे इंपॉर्टेंट साल था। ब्राजील वर्ल्ड कप खत्म हुआ था। जर्मनी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि फुटबॉल सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं, बल्कि परफेक्ट टीम वर्क से जीता जा सकता है। और उस टीम का हार्ट बीट था टोनी क्रूज। पोर्चुगल के अगेंस्ट ओपनिंग मैच में उन्होंने मिडफील्ड डोमिनेट की। फिर ब्राजील के खिलाफ सेमीफाइनल, एक ऐसा मैच जो शायद फुटबॉल हिस्ट्री में कभी भुलाया नहीं जाएगा। ब्राजील अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रही थी। पूरे देश को यकीन था कि नेमार की इंजरी के बाद भी ब्राजील फाइनल खेलेगी, लेकिन सिर्फ 29 मिनट्स के अंदर स्कोरबोर्ड था जर्मनी 5 ब्राजील 0। और उन 5 गोल में से 2 गोल सिर्फ 69 सेकंड के अंदर टोनी क्रूज ने स्कोर किए थे। उस रात के बाद सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरी फुटबॉल दुनिया की एक ही नाम डिस्कस कर रही थी, टोनी क्रूज। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन बनी। क्रूज टूर्नामेंट के बेस्ट मिडफील्डर में से एक थे, लेकिन जर्मनी सेलिब्रेट कर रही थी और उसी वक्त बायर्न म्यूनिख के ऑफिस में एक अलग ही कहानी चल रही थी। और ये कहानी शुरू हुई थी वर्ल्ड कप से कई महीने पहले। 2013-14 सीजन के दौरान टोनी क्रूज के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बचा था। बायर्न चाहता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। बाद में खुद क्रूज ने कहा था कि बायर्न उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और जब तक कॉन्ट्रैक्ट टॉक चल रही थी तब तक उन्होंने दूसरे क्लब से बात भी नहीं की थी। लेकिन नेगोशिएशन टेबल पर सब कुछ बदल गया। सैलरी डिस्प्यूट प्रॉब्लम पैसे से कम रेस्पेक्ट से ज्यादा जुड़ी हुई थी। उस वक्त बायर्न के हाईएस्ट अर्नर एक नए साइनर थे। मीडिया रिपोर्टर बाद में क्रूज के क्लोज फैन स्टीफन रेनार्ड्स ने मुताबिक क्रूज को लगता था कि उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही। रिपोर्ट में यह भी आया कि मारियो गोट्जे की सैलरी उनसे ज्यादा थी और क्रूज को यह कंपैरिजन ठीक नहीं लगा था। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट में बार बार यह नैरेटिव सामने आया कि गोट्जे के कॉन्ट्रैक्ट ने कंपैरिजन को और सेंसिटिव बना दिया था। फैंस का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम कुछ साल बाद सामने आया। स्टीफन रेनार्ड ने बताया कि बायर्न हायरार्की का मानना था कि क्रूज अभी उस लेवल के वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है जिसके हिसाब से वो सैलरी डिमांड कर रहे थे। ये बात क्रूज को बहुत बुरी लगी। चाहे एग्जैक्ट वर्डिंग पर डिबेट हो, लेकिन एक बात क्लियर थी, क्रूज को लगा क्लब उनकी क्वालिटी पर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा जितना वो डिजर्व करते हैं और वहीं से रिलेशनशिप क्रैक होना शुरू हो गया। बाद में क्रूज ने खुद रिवील किया था कि पेप मुझे हर हाल में बायर्न में रखना चाहते थे। पेप ने बोर्ड को कन्विंस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फुटबॉल में कोच हर डिसीजन नहीं लेता। फाइनल डिसीजन बोर्ड का होता है और बोर्ड ने डिसाइड किया अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो रहा तो प्लेयर को अभी बेच दो, क्योंकि अगर 1 साल और रुकते तो 2015 में क्रूज फ्री ट्रांसफर पर चले जाते। बायर्न के प्रेसिडेंट कार्ल हॉफनर ने भी बाद में इसी लॉजिक को डिफेंड किया था। इन सारे एग्रीमेंट्स को एक बंदा बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और उसका नाम था फ्लोरेंटिनो पेरेज। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही रियल मैड्रिड को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक रुक चुकी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था, चेल्सी का नाम भी रिपोर्ट में आया, लेकिन क्रूज की प्रेफरेंस धीरे धीरे मैड्रिड की तरफ बढ़ने लगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उसने फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, मुझे एक नया चैलेंज चाहिए। 25 मिलियन यूरो
आज सुनने में मजाक लगता है, वर्ल्ड कप विनर 24 साल की एज में प्राइम शुरू होने वाला है और ट्रांसफर फी सिर्फ 25 मिलियन यूरो। आज के फुटबॉल मार्केट में इस अमाउंट में टॉप अकेडमी प्रोस्पेक्ट भी मुश्किल से नहीं मिलते। 17 जुलाई 2014 सैंटियागो बर्नेबाउ लगभग 8000 फैन से भरा हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जर्मन मिडफील्डर अगले 10 साल में रियल मैड्रिड का पूरा मिडफील्ड डिफाइन करेगा। कार्लो एंचेलोटी का मास्टर स्ट्रोक अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उस वक्त मैड्रिड के पास ऑलरेडी क्रिएटिव मिडफील्डर थे। जेम्स रोड्रिगेज आने वाले थे, इसको था, मॉड्रिक था, कई लोगों को लगा क्रूज नंबर 10 पोजीशन खेलेगा, लेकिन कार्लो एंचेलोटी ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने क्रूज को और पीछे शिफ्ट कर दिया, डीप मिडफील्ड सेंटर बैक के बिल्कुल सामने। शुरू में मीडिया ने भी सवाल उठाए, वर्ल्ड कप के अटैकिंग मिडफील्डर को इतना डीप क्यों, लेकिन एंचेलोटी कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें पता था क्रूज की सबसे बड़ी क्वालिटी गोल नहीं, गेम कंट्रोल है। हर अटैक उनके पैर से शुरू होगा, हर प्रेस उनके थ्रो ब्रेक होगी, हर टेम्पो चेंज उनके डिसीजन से होगा। ये रोल आज फुटबॉल में डीप लाइन प्ले मेकर के नाम से फेमस है और ऑनेस्टली रियल मैड्रिड में इस रोल को मॉडर्न फुटबॉल की हाईएस्ट लेवल पर रीडिफाइन करने वाले प्लेयर में टोनी क्रूज का नाम सबसे ऊपर आता है। सीजन शुरू होता है और मैड्रिड बस जीती चले जाती है। 1 मैच, 5 मैच, 10 मैच, 15 मैच, 20 मैच, आखिर में जाके 22 कॉन्सेक्यूटिव विक्ट्री। ये उस वक्त क्लब हिस्ट्री का रिकॉर्ड था। मीडिया रोनाल्डो के गोल्स की बात कर रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिटिक्स कुछ और देख रहे थे। हर मैच में क्रूज 100 से ज्यादा टचेज ले रहे थे, हर अटैक उनके पैर से निकल रहा था। ओपोजिशन प्रेस करती, क्रूज एक बॉडी फेंट करते और एक पास से पूरा प्रेस खत्म। धीरे धीरे मैड्रिड फैंस को समझ आया, ये प्लेयर मैच कंट्रोल करने आया है। जनवरी 2015 लूका मॉड्रिक इंजर्ड हो गए। उस वक्त शायद बहुत लोगों ने इस इंजरी को नॉर्मल समझा, बट उसके बाद पूरा बर्डन क्रूज पर शिफ्ट हो गया। उन्हें डिफेंड भी करना था, बिल्डअप भी करना था, टेम्पो भी कंट्रोल करना था। सीजन के एंड तक मैड्रिड विजिबली थक चुकी थी। चैंपियन लीग सेमीफाइनल में यूवेंटस के अगेंस्ट एलिमिनेशन हुआ और बाद में क्रूज ने भी माना कि मॉड्रिक की इंजरी सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन इसी डिफिकल्टी सीजन ने एक और चीज प्रूव कर दी, रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक मिडफील्डर साइन नहीं किया था, उन्होंने अपने अगले डिकेड का ब्रेन साइन किया था। एक जर्नलिस्ट ने बाद में लिखा था, अगर क्रूज 120 पास कंप्लीट करते हैं, लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड था, अगर एक पास मिस करते हैं तब लोग नोटिस करते हैं। यही क्रूज की प्रॉब्लम थी, उसका काम इतना परफेक्ट था कि परफेक्शन नॉर्मल लगने लगता था। इमेजिन करो एक गोलकीपर हर मैच में 10 सेव करे तो इसकी हेडलाइन बनेगी, लेकिन अगर एक मिडफील्डर हर मैच में 97% पास कंप्लीट करे तो इसका किसी को सरप्राइज नहीं होगा। उस वक्त रियल मैड्रिड से फुटबॉल नहीं था, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एरा था। हर मैच के बाद डिस्कशन होती थी, रोनाल्डो ने कितने गोल मारे, गोल्डन बूट रेस, हैट्रिक, रिकॉर्ड्स, और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं थी। रोनाल्डो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर का कंट्रीब्यूशन कैमरा के पीछे चला गया। लोग फिनिश देखते हैं, बिल्डअप नहीं, और बिल्डअप हर बार क्रूज के पैर से शुरू होता है। लूका मॉड्रिक और फिर एक और चैलेंज। मैड्रिड में ऑलरेडी लूका मॉड्रिक थे, मॉड्रिक फ्लैशी थे, आउटसाइड ऑफ द फुट पास, ड्रिबल, प्रेस से निकालना, क्राउड खड़ा हो जाता था, और क्रूज एक टच, एक पास, 2 कदम चलना, फिर एक और पास। ऑडियंस को लगता था इसने आज किया ही क्या है, लेकिन मैच के बाद जब एनालिस्ट डेटा देखते थे तब पता चलता था सबसे ज्यादा टचेस, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पासेस, सबसे ज्यादा लाइन ब्रेकिंग बॉल्स सब क्रूज के नाम थी। इसीलिए कोचेस उन्हें सुपरस्टार मानते थे, फैंस कभी कभी उन्हें सेफ पासर भी बोल देते थे। 2015 की हार एक्चुअली रियल मैड्रिड के गोल्डन एरा की शुरुआत थी, क्योंकि अगले साल ड्रेसिंग रूम में एक नया कोच आने वाला था, एक ऐसा कोच जो दुनिया के बाकी लोगों से पहले समझ गया था कि रियल मैड्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बल्कि एक साइलेंट जर्मन मिडफील्डर है, ज़िडेने ज़िडान। 2016 में रियल मैड्रिड टूट चुका था। 2015 के एंड तक राफा बेनिट्स और ड्रेसिंग रूम के बीच रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मीडिया रोज हेडलाइन बना रही थी, रोनाल्डो अनहैप्पी, जेम्स रोड्रिगेज अनहैप्पी, ड्रेसिंग रूम डिवाइड। फैंस को लग रहा था ये सीजन भी शायद खराब ही जाएगा। और फिर जनवरी 2016 में एक फोन कॉल हुई, रियल मैड्रिड ने अपने सबसे बड़े लेजेंड में से एक को वापस बुलाया, ज़िडेने ज़िडान। ट्रेनिंग के पहले वीक में ज़िडान प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहे थे, सब प्लेयर वार्म अप कर रहे थे, कोई शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, कोई स्प्रिंट मार रहा था, लेकिन एक प्लेयर हर ड्रिल में सिर्फ एक चीज कर रहा था, बॉल को कभी लूज नहीं कर रहा था, और वो था टोनी क्रूज। बाद में ज़िडान ने एक इंटरव्यू में कहा, क्रूज उन प्लेयर में से है जिसे कोच करना सबसे आसान है, क्योंकि वो गेम को पहले ही समझ लेता है। ज़िडान को उस दिन समझ आ गया, ये प्लेयर सिर्फ मिडफील्डर नहीं, ये टीम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस वक्त एक और प्लेयर क्वाइटली ग्रो कर रहा था, कासामीरो।
पहले वो बेंच प्लेयर था, कभी लोन पर भेजा गया, कभी सब्स्टिट्यूट, लेकिन जिडान ने एक चीज नोटिस की, अगर क्रूज को फ्रीडम देनी है तो उसके पीछे एक सोल्जर चाहिए, और वहीं से जन्म हुआ KCM, क्रूज, कासामीरो एंड मॉड्रिक। फुटबॉल हिस्ट्री की शायद सबसे बैलेंस मिडफील्ड। कासामीरो टैकल करेगा, मॉड्रिक ड्रिबल करेगा और क्रूज गेम लिखेगा। लेकिन अगर तुम आज भी 2016 चैंपियन लीग देखोगे तो तुम्हें दिखेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विनिंग पेनल्टी, सर्जियो रामोस का सेलिब्रेशन, जिडान की स्माइल, लेकिन उस फाइनल में टोनी क्रूज ने क्या किया उसकी बात बहुत कम होती है। पेनल्टी शूटआउट में हाई प्रेशर, सैन सीरो स्टेडियम पूरा यूरोप देख रहा था और क्रूज ने अपनी पेनल्टी बिना किसी इमोशन के स्कोर कर दी, जैसे ट्रेनिंग चल रही हो। बट फिर आया सबसे इमोशनल डिसीजन, मई 2024। सबको लगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, एंचेलोटी भी यही चाहते थे, फैंस को भी लगता था ये होगा, क्लब भी यही मानता था। लेकिन एक मॉर्निंग क्रूज ने अनाउंस किया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली प्लेयर तब रिटायर होते हैं जब उनका लेवल गिर जाता है। क्रूज अभी ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास लेवल पर थे, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरी बेस्ट वर्जन में याद रखें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडलाइन था, सर्जियो रामोस पैशन था, मॉड्रिक मैजिक था, कासामीरो शील्ड था, लेकिन टोनी क्रूज वो एक पूरा का पूरा सिस्टम था। होप यू लाइक दैट वीडियो एंड माय नेम इज मनीष एंड इफ फुटबॉल नॉट जस्ट अ गेम फॉर यू, दिस चैनल इज फॉर यू।